सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। योगी आदित्यनाथ का कद यहाँ से एक नेता और कुंभ के आयोजक के रूप में कहाँ स्थापित होगा? योगी जी सुपरमैन है, ऐसा लगा। योगी जी का पोटेंशियल और पैन इंडिया। क्या राहुल जी, आप तो क्लियर कट बोलने के लिए जाने जाते हैं, बड़ा खुलकर बोलने के लिए जाते हैं, आप क्या डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं? मैं केरला से हूँ, मगर केरला से भी कई सारे योगी जी के फैन हैं, और अगर मोदी जी के बाद किसी को इतना सारा फैन बेस है वो योगी जी को है। इतनी बड़ी भीड़ आने के बावजूद भी शहर स्वच्छ है। पहली बार राज्य ने इतना एक्टिव होकर के, इतना समर्थ ढंग से इस आयोजन को किया। इंडस्ट्री में भी एक काफी बड़ा प्रतिशत गए होंगे ना, यही हुआ, हमने भी गया है। मुझे भी प्रयागराज जाके वहाँ एक पुण्य स्नान लेने का वो सौभाग्य मिला। मैं कई कुंभ के बारे में बता सकता हूँ, जबकि इस तरह की घटनाएं हुई, दुर्भाग्य से श्रद्धालुओं की जो की जान गई, लेकिन ये इसमें भी नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से जो प्रशासन वो साधुवाद, इन्हीं के परिश्रम के बल पर ये पूरा का पूरा मेला जो है सफल रूप से आयोजित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। महाशिवरात्रि पर्व का उल्लास और उत्साह पूरे देश में चरम पर है और तीर्थों में ये उत्साह भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में भी दिखाई दे रहा है। खैर, जब तक धार्मिक पर्वों और विशेष तिथियों की बात है तो देश भर के बड़े मंदिरों और तीर्थों में भीड़ तो अब आम बात है, लेकिन देश के सनातन विमर्श के केंद्र में फिलहाल तो महाकुंभ है। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के साथ ही मेला पूर्ण हो जाएगा। लोग घरों को लौट आएंगे, गंगा जी के तट अपने मूल स्वरूप में लौट आएंगे। सनातनियों के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी अस्थाई कुंभ नगरी एक बार फिर मिट्टी में लौट जाएगी। लेकिन इस कुंभ के यादगार क्षण, इससे क्या प्राप्त हुआ? योगी आदित्यनाथ का कद यहाँ से एक नेता और कुंभ के आयोजक के रूप में कहाँ स्थापित होगा? और जो दुखद हादसे हुए उनसे अलग जो भीड़ कुंभ में पहुंची, उसके लिए इंतजाम और काम किस तरह से याद किए जाएंगे? तो ये सभी वो बिंदु होंगे जिन पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको आज प्रोग्राम में जरूर दिखाना चाहती हूँ, जहां एक नन्हा बच्चा कुंभ मेले की सवारी कर रहा है कंधे पर बैठकर। दादा पोते का प्यार डुबकी के साथ जिसने देखा वो बस देखता ही रह गया। बुजुर्ग दंपत्ति दूर दराज से पहुंचे और ऐसे लोग भी जो इस दुनिया में कुंभ में आने की आस में चल बसे, उनकी तस्वीर लिए ही सही, लेकिन उनके वंशज, उनके बच्चे आए और तस्वीर तक को स्नान कराया। तो ये वो आस्था है, ये वो प्रेम है, ये वो विश्वास है जिसके केंद्र में ये महाकुंभ था। इसी महाकुंभ के बारे में फिल्मों में दिखाया जाता है कि कुंभ में बिछड़े परिजन फिर जीवन में कहाँ मिले, पूरी फिल्म स्टोरीज इसके इर्द गिर्द बुनी गई। ये वही कुंभ है जहां संगम में पाप पुण्य का हिसाब होता है। ये वही कुंभ है जहां तप, ध्यान, दान भी होता है। और ये वही कुंभ है जहां राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर रही। और ऐसा कौन है जो कुंभ में नहीं पहुंचा? जो आखिरी रीसेंट तस्वीरें हैं, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, ये तो हाल ही में गए। और उससे पहले गुरु रंधावा, मैरी कॉम, कोल्ड प्ले, डकोटा जॉनसन, स्टीव जॉब्स, उनकी वाइफ, स्टीव जॉब्स की वाइफ, सीएम, पीएम, चीफ मिनिस्टर्स, महामहिम राष्ट्रपति, तो अलग अलग परंपराओं से आने वाले तपस्वी, संत, महात्मा और वो दिव्य आत्माएं भी जो हमारे विश्वास में हैं, आंखों से बेशक दिखें या ना दिखें। तो मेले के समापन पर विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ने जबरदस्त भाषण दिया। योगी आदित्यनाथ ने जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी की तर्ज पर ही आरोप लगाए। सुनिए उनका ये स्टेटमेंट। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त रिएक्शन एक्स पर दिया और उनका भी जो पोस्ट है उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हो। तो देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजियां तो अभी आगे चलेंगी, लेकिन आज हमारी मंशा ये थी कि हम इस कार्यक्रम के जरिए
कुंभ का हासिल क्या रहा, बिग टेकअवेज क्या रहे, इसके इर्द गिर्द अब आगे की परिस्थितियां, चाहे वो राजनीति के लिहाज से हो, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हो, एक बड़े आयोजन के लिहाज से हो, इस पर एक बातचीत जरूर हो। और इसीलिए इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शंकर पांडे जी आ गए हैं। आप भारत सरकार में फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण जी भी हमारे साथ बातचीत में जुड़ गए हैं। आप लेखक हैं रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व के। इसके अलावा हमारे साथ अभिनेत्री कस्तूरी शंकर जी भी आज पैनल में मौजूद हैं, और पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर, एक्टिविस्ट, लॉयर, ऑथर राहुल ईश्वर जी भी बातचीत में आ गए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज इस बातचीत में। और शुरुआत में यहाँ पर प्रोफेसर बद्री नारायण जी आपके साथ करना चाहूँगी। देखिए सर, हमने तो कुंभ की अलग अलग झलकियाँ जो बीते 1-1.5 महीने की रही हैं वो दिखाई, लेकिन सबसे पहले पिन पॉइंटेड मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुंभ के बिग टेक अवेज 3 पॉइंट्स अगर आपको बताने हैं, वो 3 बिंदु सर आपके लिए क्या हैं? देखिए, एक तो महाकुंभ ने ये दिखाया कि भारत मिलन, ये जो कुंभ मेला है ये मिलन और सम्मिलन का मेला है। और मेलों का देश, सम्मिलन का देश, सम्मिलन भाव का देश भारत है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। तो ये सम्मेलन भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा क्या है, इसने ये दिखाया कि जो सनातनी जो संस्कृति है उसका एक रिसर्जेंस हुआ है। एक जो डिप्रेशन था होता है कम्युनिटीज में, उससे उभर के लोग बड़ी तादाद में सामने आए हैं और अपनी अस्मिता को कहा है, एसर्ट करना सही शब्द नहीं है, विजिबल बनाया है। तीसरी जो एक बड़ी बात है, तीसरी बात आपने पूछी है, वो तीसरी बात ये है कि इसने ये भी दिखाया कि समाज की कितनी शक्ति होती है। यानी भारतीय समाज जब इकट्ठा होता है तो कितना शक्तिवान होता है, और वो क्राइसिस के क्षणों में और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपने देखा होगा जब ये स्टैम्पीड हुआ, और स्टैम्पीड के बाद किस तरह से वहाँ सेवा कार्य, किस तरह से सहयोग कार्य, और पूरा कुंभ मेला एक तरह से सेवा, दान, सहयोग, एक दूसरे के साथ सम्मेलन का फेस्टिवल है। और ये इस सेंस में एक बड़ा समाज विज्ञान है, क्योंकि मैं समाज विज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ। इससे एक भारतीय समाज को हम समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले गुजरात में भाषण दिया था, उन्होंने अच्छी बात कही थी कि भारत का हर उत्सव एक समाज विज्ञान है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुंभ मेले के भीतर एक गहरा समाज विज्ञान है जो समाज भाव को दिखाता है। आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, मैंने 3 पॉइंट्स पूछे लेकिन बड़ी खूबसूरती से आपने वो 3 बिंदु बयां किए। और एक्चुअली क्योंकि अभी हम अगले कम से कम 40-45 मिनट बात करेंगे, तो मेरा प्रयास ये था कि मैं पहले सभी वक्ताओं से एक ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं, फिर धीरे धीरे अलग अलग लेयर्स में हम बात करेंगे। कस्तूरी शंकर जी, देखिए मैं ये देख रही हूँ कि आम लोग तो जिस तरह से उमड़े हैं वो तो सबने देखा है भीड़ के रूप में, लेकिन फिल्म स्टार्स जिस तरह से आए हैं, ये अभूतपूर्व रहा है कि इससे पहले किसी आयोजन में इस तरह से आए हों लोग, और इस शिद्दत से, इस गहराई के साथ, उस भावना के साथ वहां पर पहुंचे हों। क्या बदला है? मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जानना चाहूंगी। मतलब हालांकि ये तुलना तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले ये भी देखा है कि हाजी अली दरगाह पर लोग फिल्म रिलीज से पहले जाते थे और वहां पर चादर चढ़ाई जाती थी। भारत में हर तरह के फेथ के लिए वही स्थान है, लेकिन कुंभ के प्रति जो आस्था फिल्म फ्रेटर्निटी में इस बार दिखाई दी, ये नेवर सीन बिफोर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली ये कुंभ मेला को लिए तो हम जानते हैं कि सिद्धि विनायक टेम्पल में भी, मुंबई में जहाँ पे ज़्यादातर बॉलीवुड लोग रहते हैं, काम करते हैं, सिद्धि विनायक टेम्पल में बहुत भीड़ हो जाती है। जब गणेश चतुर्थी आती है या दिवाली आती है, तो हम देखते हैं कि बॉलीवुड के फिल्म फ्रेटर्निटी एक साथ इकट्ठे होकर उनके मजहब को भूल के, उनके मजहब को ना परवाही करके सब इकट्ठे होकर मनाते हैं। तो ये राज की बात नहीं है कि फिल्मी लोगों को भी एक स्पिरिचुअल सेंस होता है, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। सब लोग भगवान को मानते हैं। तो ये जो कुंभ मेला हुआ, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, अवसर है
एक लाइफ टाइम का, सदियों में एक बार आती है, तो सब लोग तो चाहेंगे जाने के लिए। और जब इंडिया में जो लोग भगवान को मानते हैं, चाहे जो भी मजहब से हो, इंडिया में इट इज 60 करोड़, मतलब आधा प्रतिशत लोग इंडिया से जा चुके हैं कुंभ मेला में। आधा प्रतिशत लोग इंडिया से जा चुके होंगे, तो ये नामुमकिन है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक काफी बड़ा प्रतिशत गए होंगे ना। यही हुआ, हमने भी गया है। मुझे भी प्रयागराज जाके वहाँ एक पुण्य स्नान लेने का वो सौभाग्य मिला। वाकई दिव्यानुभव था। और उससे ज्यादा ये तो एक यकीन ही नहीं आया, यकीन ही नहीं आया ऐसा। इनफैक्ट जो बात आप कह रही हैं, लगभग इसी भाव को जो लोग वहां पहुंचे, जो स्नान करके आए, मैं चाहूंगी कि जरूर हम अपने दर्शकों को एक बार सुनवाएं कि जब कटरीना कैफ स्नान करके आई और रवीना टंडन जब वहां पर थी, उन्होंने क्या कहा, और सुनने लायक बात है। फिर उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ दैट आई कुड कम हियर एट दिस टाइम। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू बी हियर। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त, और आई एम chatting with him and taking his blessings, so I'm very very grateful and happy to be here. गंगा स्नान करने ही नहीं, लेकिन हम हमारे घर आए हैं। पूज्य स्वामी जी का जो घर है वो मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है। और मैं तो हर बार अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, ज्यादा झगड़ा किया तो पूज्य स्वामी जी के पास मायके चली जाऊंगी। तो लिटरली ऐसा ही है मेरा ये घर। तो विजय शंकर पांडे जी, ये बीच बीच में हम स्टेटमेंट्स भी सब अलग अलग लोगों के हम दिखा रहे हैं। देखिए, हालांकि पर्सनली मेरा ये मानना है, चाहे कोई आम इंसान है, चाहे कोई विशेष व्यक्ति है, विशेष इन द सेंस जो अपने प्रोफेशन की वजह से फेमस हैं या अपने पद की वजह से एक प्रतिष्ठा उनके पास है, तो इसलिए ध्यान चला जाता है या उनकी बात लोगों को थोड़ी ज़्यादा प्रभावित कर जाती है। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम लोग भी अपने इर्द गिर्द पूछें, तो कम से कम अगर आप 10 लोगों को जानते हैं आपके सर्कल में, तो 10 में से कम 4 लोग होंगे जो स्नान करके आए हैं वहाँ पर। इस क्राउड के बावजूद, अव्यवस्थाओं की खबरों के बावजूद, भीड़ कैसे मैनेज होगी, स्नान कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कई लोग तो ऐसे हैं जो पहली बार भी गए हैं। तो ये जो एक क्रेज था, इस क्रेज को आप किस तरह से देखते हैं? ये किस तरह की कॉलिंग थी, ये किस तरह का आकर्षण था जो महाकुंभ की तरफ लोगों को खींचता रहा? देखिए, मैं स्वयं इलाहाबाद यानी प्रयागराज का निवासी हूँ। अरे वाह, क्या बात है जी। और मैंने 5 कुंभ देखे हैं अपने इसमें लाइफ में, जब से मैं थोड़ा बड़ा हुआ। ये जो आज की भीड़ थी, देखिए इसके पीछे 2-3 चीजें मैं स्पष्ट करूंगा। देखिए, कुंभ एक आस्था का एक कहते हैं मेला है, और इसमें श्रद्धालु लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार रहते हैं। इस बार इसमें थोड़ा सा अलग था। ये इस बार पहली बार मैंने किसी राज्य सरकार को कुंभ के लिए पूरे देश भर में जाकर लोगों को इनवाइट करते हुए देखा। सारे वीवीआईपीस अधिकांश, जहां तक मेरी जानकारी, देखिए मैं पूर्णतः विद्वान तो इतना नहीं हूं कि जो मैं कहूँ एकदम 100% सच होगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि लगभग सभी वीवीआईपीस को पर्सनली चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने जाकर इन्वाइट किया या निमंत्रण विभिन्न तरीकों से भेजा। दूसरा, आपको मैं बता दूं कि जैसे कोई आयोजन होता है उसको इस बार ये आयोजन की तरह लिया गया और इसके रोड शोज किए गए। मैं चूंकि ब्यूरोक्रेसी में रहूँ हाँ, उत्तर प्रदेश में मैंने सर्विस की है 37.5 साल, तो मैं वहाँ की खबरों से वाकिफ रहता हूँ। ये पहली बार हुआ था कि अधिकारी लोग और पर्यटन विभाग और विभिन्न तरह का जो आयोजन थे, वो आयोजक लोग देश भर में कोने कोने गए और उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया। और इन्विटेशन में ये बात कही गई कि देखिए, हम 64-60 करोड़ जो भी फिगर रही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इतने लोग के लिए व्यवस्था की है, इसलिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप आए। देखिए, ये पहली बार हुआ था, तो लोगों को 2-3 चीजें समझ में आई। एक तो ये कि इनविटेशन एक आया वीवीआईपी के, पहले मैं बात कर लूँ, वीवीआईपी में इनविटेशन आया और इनविटेशन आने पर भाई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश इन्वाइट कर रहा आपको, तो आपका न जाना भी एक एबनॉर्मल स्थिति मानी जाएगी या मानी जाएगी, आपने उस पर विचार नहीं किया। तो अधिकांश लोग आए और लोगों ने स्नान किया।
सामान्य लोगों की जो बात थी, सामान्य लोगों को इतना जिसे कहते हैं इतना वो आयोजन, इतना प्रचार किया गया। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं ही हिंदू हूँ और इसमें मेरी बड़ी आस्था है और मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मेरा तो वहाँ से मेरा जीवन वहीं पर रहा वहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों को इनवाइट किया गया, लोगों के मन में था कि इस बार बहुत व्यापक व्यवस्थाएं हैं और दिव्य व्यवस्थाएं हैं और चलिए, और लोगों को इनवाइट किया जा रहा, तो एक भाव और पैदा हुआ। देखिए कुंभ में हमेशा करोड़ों लोग तो नहाते थे और अपने आप आते। देखिए हमारे हिंदू धर्म के, आप अच्छी तरह जानती हैं, हर 15 दिन पर पूर्णमासी पड़ने पर करोड़ों लोग गंगा के किनारे स्नान करते हैं, चले जाते हैं। न कोई उन्हें बुलाता है, न कोई उन्हें मना करता है। हमारे पर्वों पर हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में देश भर में करोड़ों लोग जाते हैं। महाशिवरात्रि पर बनारस में या जितने भी शिवलिंग हैं वहां पर करोड़ों लोग जाते हैं। आप उन्हें कोई बुलाता नहीं है, तो ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पर जो स्थिति हुई कि चूंकि बुलाया गया तो लोग आए और लोगों ने सोचा कि वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं कि चल के जरूर करना चाहिए, उसका जैसे कहते हैं उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूंगा कि जो मेरी जानकारी है, ये कोई 144 का कुंभ नहीं था। देखिए मैं इसको बड़ा स्पष्ट कहूंगा। ठीक है सर, इस पॉइंट पर आगे आएंगे। हाँ, आप कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि अभी आगे भी डिस्कशन हम आगे करेंगे। जी, 12 साल का कुंभ था और उसको महाकुंभ का नाम देकर लोगों के सामने प्रोजेक्शन ये हो गया कि ये तो जीवन काल में एक बार आता है, तो ऐसा नहीं था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, काफी लोग आए और श्रद्धालुओं ने इसका जो है लाभ उठाया। ये धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा आयोजन था, ये अनपैरेलल है, दुनिया में शायद ही इतने बड़े आयोजन कहीं हुए होंगे। जी, राहुल ईश्वर जी, अब देखिए ये सारी बातें तो हमने क्या देखा और कैसे इतने लोग पहुंचे, ये सब चीज़ें, लेकिन जो चीज़ मैंने कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ, जो उनका स्टेटमेंट था चीफ मिनिस्टर का विधानसभा में, वो सुनवाया। उन्होंने कहा कि कुंभ को जो जिस भावना से देख रहा है उसको वो दिख रहा है। तो गिद्धों को लाश दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली उनके अक्षरशः उनके ये शब्द थे और निशाना ऑफकोर्स विपक्ष की तरफ था। लेकिन दुखद हादसा हुआ कुंभ में, एक बहुत दुखद घटना हुई। अगर उन घटनाओं से अलग हम ओवरऑल कुंभ को जब देखें समग्रता में, तो समग्रता में आप इसे कैसा पाते हैं और क्या ये निजी रूप से, इंडिविजुअल रूप से योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी कामयाबी होगी जो उनको आगे आने वाले दिनों में, भविष्य में एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज देगी? समग्रता में महाकुंभ एक बड़ा सक्सेस था, भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात था। और दो बात इसमें हम याद करना चाहते हैं। एक, अमेरिका का पॉपुलेशन 34 to 35 करोड़ है, कुंभ में करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आया, तो इसलिए हम इसका ह्यूज पॉपुलेशन या कैरिंग कैपेसिटी का चैलेंजेस हमें याद रखना चाहिए। मगर योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया तरीका से मैनेज किया और वो चैनलाइज किया। और बियॉन्ड पॉलिटिक्स, वेदर यू आर बीजेपी और कांग्रेस, दिस मैटर, व्हेन योगी जी वाज इन टीयर्स, जब योगी जी जब लोगों का जान जा रहे थे, उन्होंने वो टीयर्स आया, इट वाज वेरी हार्ट टचिंग एंड हार्ट वार्मिंग मोमेंट। तो इसलिए वो एक योगी पहले है, मुख्यमंत्री बाद में, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन पहले है, उसका राजनीति सिर्फ बाद में आते हैं। इसलिए योगी जी ने बहुत बढ़िया किया। ये योगी जी को, हमारे कल्चर को, हमारे सभ्यता और संस्कार को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगा, एक प्रोजेक्शन देगा, एक पॉजिटिव लाइट से होगा। दुनिया से कई सारे लोग से, कई सारे देश से लोग यहाँ आते थे और कई सारे इंटरनेशनल मीडिया भी आते थे। इसलिए इंडिया का सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, जो हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, कल्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, जो भी हम कहें, इसका इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए महाकुंभ हमारा देश के लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था, एक टेम्पलेट था, इसलिए हमें उस पर गर्व होना चाहिए। नेगेटिविटीज तो हमेशा होता ही रहेगा, इतना बढ़िया लोग जो आ रहा है, हर एक जीवन का कीमत, इट्स टू मच, इवन वन लाइफ लॉस्ट इज वन टू मच। मगर इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, इसलिए हमें अपने आप को पैक कर देना चाहिए, योगी जी को प्रणाम कर देना चाहिए। प्रोफेसर बद्री नारायण, देखिए राहुल जी ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे की कि हादसा हुआ है, उससे किसी को मतलब इनकार नहीं है, और हादसे को लेकर जो सवाल बनते हैं, जो लापरवाही की बातें हैं, जो उस पर प्रश्न है, वो भी अपनी जगह वाजिब हैं सभी। लेकिन एक शहर जिसकी मेरे ख्याल से 20 से 22 लाख की कैपेसिटी है, जिस शहर की, वहां पर अगर करोड़ों की भीड़ आ जाएगी, 64 करोड़ का नंबर तो मैं अभी देख रही हूँ जो आज की मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है कि अब तक 64 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो कितनी भी व्यवस्थाएं होंगी, कितने भी इंतजाम होंगे,
कैपेसिटी तो सर उतनी ही है ना, और उसके उसके कितने गुना ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं। मतलब अभी जब लोग ये कह रहे थे कि चलो अब कुंभ चले जाते हैं, अब थोड़ी भीड़ कम हो गई है, तो वो भीड़ अगर 2 करोड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी 70 लाख तो होगी ही, 80 लाख तो फिर भी होगी ही, और ये अपने आप में कोई कम नंबर नहीं है सर। प्रोफेसर बद्रीनारायण जी। इलाहाबाद में ही हूँ अभी भी, और अभी मैं 2-3 कुंभ, अर्ध कुंभ और कुंभ आज तो नहीं, कुछ तो देखा है। मैं सुन और नहीं ये पाई थी सर, पहली आपने बार कहा आप अभी इलाहाबाद में ही हैं, आपने ये कहा? जी जी जी, मैं अच्छा, ही तो तो आप लोग काम भी मुझे ये करता हूँ। बताइए, पहले मेरी ये जानने में दिलचस्पी है, कभी शाम को अगर वॉक वगैरह का मन करे तो शाम को वॉक वगैरह के लिए निकल पाते हैं आप लोग? बिल्कुल, भारत इंस्टीट्यूट जहाँ मैं काम करता हूँ एकदम सड़क पर है, बनारस रोड पर, जी। जहाँ से लोग होके जाते रहते हैं। तो वो सुबह से लेके रात तक अनवरत, यानी कभी भी वो धारा टूटती नहीं है। और पहली बार हम लोगों को एहसास हुआ कि इतनी भीड़ हमने तो कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। इतने सालों से इलाहाबाद में रह रहा हूँ, 40 साल। सर थोड़ा सा ठेठ अपने इलाहाबादिया अंदाज में बताइए जरा कि कैसा था, थोड़ा हमको भी आनंद मिलेगा ये सुनने में, वहां के अंदाज में। जी। वहाँ जो है, वहाँ इन टर्म्स ऑफ, उस अंदाज में तो नहीं बता सकते, इलाहाबादी बोलना कठिन होता है। तो मैं क्योंकि इलाहाबाद का मूल निवासी नहीं हूँ, मैं उस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। मैं भोजपुरी हूँ तो भोजपुरी जी। बोल सकता हूँ। लेकिन आप समझिए ये महा इस सेंस में है कि हमारे एक्सपीरियंस में भी महा है। ऐसे ही सभी के एक्सपीरियंस में ये महा है। अभी तक जितने हमारे उम्र जो हम लोग 60 साल के आसपास के होने वाले हैं, उनके जीवन में ऐसा तो अनुभव नहीं था, पहली बात। दूसरी बात जो मैनेजमेंट का है, आप देखिए सरकारों की सीमा होती है, व्यवस्था की सीमा होती है। लेकिन और पहली बार ये ज़ाहिर हुआ कि जब जनता की भीड़ इकट्ठी होती है, तो सिस्टम कितना बेबस होता है, यानी सिस्टम का क्या मतलब हो रह जाता है। लेकिन फिर भी ये स्टेट ने ठीक से मैनेज किया, सारी व्यवस्थाएं दी। आप समझिए सफाई, आप जाके देखिए कुंभ बिल्कुल। स्थल बिल्कुल इतना साफ स्वच्छ, और जो सफाई की पूरी प्लानिंग है वो बहुत ही नायाब है। और वो नदी किनारे से लेकर के और सड़कों तक, जो बालू की सड़क है, कहीं कोई आपको गंदगी नहीं मिलेगी। शहर भी अभी उस गंदगी से बचा हुआ है, शहर में भी वो गंदगी नहीं फैली। तो इतनी बड़ी भीड़ आने के बावजूद भी शहर स्वच्छ है और कुंभ मेला स्वच्छ है। तो व्यवस्था बहुत अच्छा, जनता ने खुद भी, यानी वहाँ की, यहाँ की जनता में भी एक सेंस धीरे धीरे उभरा है। आप देखिए पॉलिथीन का यूज करते हुए बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे थे वहाँ, और मोस्टली अपने ट्रेडिशनल लोग तो पॉलिथीन का इस्तेमाल करते नहीं है, शहरी ही करते हैं। उन्होंने बहुत कम किया। तो मुझे लगता है कि ये जो कुंभ है, इस मामले में इलाहाबाद शहर ने इतनी बड़ी जन समूह को अपने अनुभव क्षेत्र में जगह दी और उसे अपने तरह से स्वागत किया। ये इलाहाबादियों को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। इस शहर, जिस तरह से इस शहर ने वेलकम किया, जी। और आप समझिए इस शहर का कोई भी आदमी इस समय अपना एवरीडे लाइफ नहीं कर पा रहा है, न टहलना, न घूमना, न बाजार जाना, न खरीदारी करना, न स्कूल जाना, न कॉलेज जाना। सब कुछ एक तरह से स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, जो ऑफिसेस खुले हैं वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन वो जाना भी बहुत मुश्किल से, एक साथ 8-8 घंटा सफर करके आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल पाते हैं, तब भी लोग जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी लोगों में कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। मैं नीदरलैंड में था, हमारे प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, तो कहते थे कि आप भारत के? हमने कहा वो भारत में तो तुरंत इतना धैर्य है लोगों में। हमारे यहाँ इतने घंटे ट्रेन रुके रहते हैं, किसी को कोई गुस्सा नहीं आता। हमारे यहाँ तो 1 घंटा ट्रेन रुक जाए तो लोग शीशे तोड़ देते हैं। तो आप समझिए जी। इतने धैर्य के साथ शहर ने और इस भारतीय समाज ने इस पूरे जन सैलाब के साथ कदम से कदम मिला के काम किया, और राज्य ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। पांडे साहब एकदम सही कह रहे थे कि पहली बार राज्य ने इतना एक्टिव होकर के, इतना समर्थ ढंग से इस आयोजन को लीड किया। और आपने जो देखिए बातें की ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मैं इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि हम ओवरऑल कुंभ के आयोजन पर बात कर रहे हैं, तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे स्नान के लिए, उस दिन की भी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने स्नान के बाद क्या कहा था एक बार आपको सुनवाते हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं।
राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। विजय शंकर पांडे जी, आपके पास सर मैं आऊंगी अब। और ये देखिए, प्रधानमंत्री का हमने बयान सुनवाया और लगभग यही अनुभव जो बाकी भी बड़े चेहरे आए, हालांकि देखिए भूटान के राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे, तो ये भी जिस राहुल जी ने थोड़ी देर पहले जिस सॉफ्ट पावर का जिक्र किया भारत की, तो यही भारत का स्पिरिचुअल और सनातन बिलीव्स का वो एसेंस था जिसको देखते हुए भूटान की जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक परंपरा है वहाँ से भी लोग कैसे खींचे चले आ रहे हैं, दुनिया में जो बाकी देश हैं वहाँ से लोग किस तरह से आए हैं, वो सभी ने देखा है। लेकिन मुझे लगता है इन सब के बीच एक विषय या एक बात जो शायद हम लोग कभी भूल जाते हैं या उतना डिस्कस नहीं करते, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस की टीम जो लगातार वहाँ काम करती रही, सफाई कर्मी जो वहाँ लगातार जुटे रहे, दिन रात जिन्होंने वहाँ पसीना बहाया है, जिन्होंने एक पूरा अस्थाई शहर 64-65 करोड़ लोगों के लिए खड़ा कर दिया। 3 बार गंगा जी बहकर वहाँ पर आई और प्रशासन को तैयारियों के लिए भी कंपैरेटिवली समय कम मिला था। बाढ़ की वजह से गंगा जी का पानी काफ़ी आगे तक आया, जिस वजह से वो तैयारियाँ उस तरह से उस समय पर शुरू नहीं हो पाई थी। तो ये वो पिक्चर का हिस्सा है जो अमूमन कुछ अनदेखा रह जाता है या थोड़ा सा जिसके प्रति हम लोग उतना थैंकफुल नहीं होते हैं शायद। देखिए, हमारे जो प्रशासन है उसमें सामर्थ्य बहुत है। मैं उसका पार्ट रहा हूँ बहुत वर्षों तक। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है और उसको बड़ा से बड़ा आयोजन आप उसको दे दीजिए, वो उसको भली भांति करने की उसके अंदर क्षमता है। देखिए, हमारा जो कुंभ के मेले के आयोजन है ये वर्षों से चला आ रहा है, इसलिए इसकी एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और लोगों को हर बार जब कुंभ मेला समाप्त होता है तो एक नोट बनता है, एक डायरेक्शन बनते हैं कि हमने क्या हमारी स्ट्रेंथ थी, क्या हमारी कमजोरी थी, आगे हमें क्या क्या और करना होगा और जो कमियां रह गई थी वो क्या थी और कमियों को सुधारने के लिए क्या क्या किया जाए। एक तरह से कंटिन्यूअस एक एक्सपीरियंस शेयरिंग और एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने का एक कल्चर रहा है। तो पिछले कुंभ से भी नए इस कुंभ में बहुत लोगों ने सीखा। हाँ, इस बार का कुंभ पिछले कुंभ से एक मायने में अलग था। वो ये था कि देखिए, कुंभ में मेन स्नान के दिनों में भीड़ इतनी ही आती थी, इस बार कोई ज़्यादा नहीं आई है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। मैं 5 कुंभ का दर्शक रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सामान्य दिनों में भी भारी भीड़ आई हो। ये नहीं हुआ था कभी। हम लोगों ने अपने जीवन काल में अपने वहाँ के निवासी रहे हैं, वहाँ पर होता क्या था कि मेन स्नान के दिन आपको इस तरह की भारी भीड़, भीषण भीड़, करोड़ों लोगों के आने की भीड़ मिल जाती थी, सड़कें जाम हो जाती थी। लेकिन ये कभी नहीं हुआ था कि महीने भर ये तांता लगा रहे, जैसा कि हमारे अन्य वक्ता बता रहे हैं कि वो आने जाने का कभी तांता टूटता ही नहीं। ये चीज पहली बार हुई क्योंकि इसमें लोगों को वास्तव में जो शासन की तरफ से एक आश्वासन दिया गया और उन्हें इनवाइट किया गया, उन्हें पहली बार एक्टिवली संगम में आकर इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आमंत्रित किया गया और बहुत अच्छी तरह किया गया। उसके कारण जो लोग जानते, देखिए लोगों के पास ये अनुभव मौजूद है कि मेन स्नान के दिनों पे जाएंगे तो काफ़ी असुविधा होगी, तो लोगों ने वो स्नान को तो अवॉइड किया होगा या पहली बार देख कर थोड़ा सा सकुचे। लेकिन उसके बाद लोगों में आशा थी कि अब मेन स्नान खत्म हो गया, अब चलो। तो उस जैसे कहते हैं भाव ने पूरे महीने 1.5 महीने तक, मैं आपसे बता रहा हूँ कि लगातार लोगों का आना जाना रहा। आप ये पाएंगे कि ये हमारे जो सामान्य दर्शक, जो हमारे श्रद्धालु, उनकी ये धैर्य की परीक्षा थी, क्योंकि इसमें शुरू में जब लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी, तो लोग रास्तों में 20-20, 30-30 घंटे तक फंसे रहे। लेकिन आपको कहीं भी ये नहीं सुनाई पड़ेगा कि लोगों ने कोई उपद्रव किया हो या कोई उन्होंने तोड़ फोड़ की हो या कुछ क्या। लोग धैर्य से, क्योंकि वो आस्था के लिए आ रहे, धैर्य से उन्होंने इसको समझा और किया। प्रशासन भी बाद में उसको समझ में ये बात आ गई कि ये मेला सिर्फ 2-4 स्नान का मेला नहीं है, ये मेला अब पूरे 2 महीने चलने वाला है। तो उसके अनुसार जो व्यवस्थाएं बदली, उसके कारण काफ़ी सुविधा हुई। लेकिन एक बात ये जरूर रही कि पूरे इसमें जो 1.5 महीने में इलाहाबाद जाने या प्रयागराज जाने के जितने भी रास्ते हैं, आप अगर आप गई कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर आप जाएं तो आपको हमेशा चौक मिलेंगे और 6-7 घंटे का जो डिले है वो बहुत कॉमन है। ये इसलिए हुआ क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ आई। इसके लिए प्रशासन को बिल्कुल साधुवाद देना जाना चाहिए कि इतनी भीड़ आने के बाद भी
छोटी, देखिए हर बड़े आयोजन में कुछ दुर्घटना हो जाना ये बहुत सामान्य। मैं आपसे बताऊं, मैं कई कुंभ के बारे में बता सकता हूं जबकि इस तरह की घटनाएं हुई और दुर्भाग्य से श्रद्धालुओं की जो कि जान गई, लेकिन जी। ये इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से जो प्रशासन है वो साधुवाद का पात्र है और उसे बहुत परिश्रम किया है, और वो लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उन्हें जरूर हम लोगों को अपने उसमें ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं के परिश्रम के बल पर ये पूरा का पूरा मेला जो है सफल रूप से आयोजित हो पा रहा है। कस्तूरी शंकर जी, देखिए ओवरऑल जब कुंभ के आयोजन और उस पर बात हो रही है, हमने ये भी देखा कि शुरुआत में कुंभ से जिस तरह की मतलब तस्वीरें आई थी जिसमें यूट्यूबर्स की भी वहाँ पर बाढ़ थी, जिस तरह का कंटेंट वहाँ से मोनालिसा को खोज लिया गया, आईआईटी वाले बाबा वहाँ की एक खोज है महाकुंभ की, तो ऐसे ही भांति भांति का जो कंटेंट मैं कहूँ कि जिसमें कलर्स खोजने की कोशिश हुई या कुछ भी जो अतरंगा है, विरला है या जो बड़ा डिफरेंट है जो अमूमन कहीं और नहीं दिखता, उस तरह की भी झलकियां हमारे सामने आई। लेकिन इन सब के बीच कुंभ का जो अपना एक एसेंस है, सनातन के इर्द गिर्द जो विश्वास है, जो उसकी धार्मिक परंपरा है, आपको लगता है कि उसकी गहराई इंटैक्ट रही, उसकी गहराई से लोगों का परिचय हो पाया, खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी जो पहली बार जा रहे थे या जो अभी मतलब उम्र में उतने आगे नहीं हैं कि जो उसके बारे में उतना पढ़ लिख कर आए हों, लेकिन स्टिल अगर वो वहां गए तो वो उस एसेंस को फील कर पाए? बिल्कुल। मेरा भी ये पहली बार थी कि वैसे मैं वाराणसी तक भी नहीं गई थी। अच्छा। इस अवसर पर मुझे वहाँ भी जाना मिला, तो मैं ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हूँ कि जब मैं गई थी, बद्रीनारायण जी ने, जो विजय पांडे जी ने कहा, मैंने भी सोचा कि एक स्पेशल डे में शाही स्नान के दिन नहीं जाऊंगी, उसके पहले आके आ जाऊंगी। मगर जब मैं गई थी वहां जो वो भीड़ को नियंत्रण जो था, उस क्राउड मैनेजमेंट को देखकर सचमुच क्या कहें, अनबिलीवेबल था। वो कल्पना में मैं वो डिस्क्राइब करने के लिए बात है ही नहीं। तो मैं वहां ठहर गई प्रयागराज में, मेरा 3 दिन का ठहरा हुआ और मैंने 3 दिन का स्नान भी किया। तो मैंने देखा कि बहुत अलग अलग टाइप के लोग, मतलब साधु संत लोग, एक लेडीज ग्रुप्स, बहुत बहुत ग्रुप्स थे जो सिर्फ लेडीज के थे, बस में आते थे, कहीं दूर दूर प्रदेशों से आते थे, लेडीज, सिर्फ महिलाओं, उनके ग्रुप थे। और कॉलेज गोइंग ग्रुप्स जो आके सेल्फी ले रहे थे और थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे मोमेंट को, और वैसे सीनियर्स भी आ रहे थे। सबका कुछ ना कुछ एहसास मिला, सबका। जो उनको योगी जी ने ठीक कहा था कि जो आप वहां ढूंढ रहे हो, जो आपको चाहिए वहां पे, वहां आपको मिल जाता। तो ये जो कॉलेज ग्रुप को मैंने देखा, मेरे साथ ही आए, एक ही बोट में आए संगमनोस तक। तो जब बोट में जा रहे थे तब तक भी वो लोग सेल्फी ले रहे थे और थोड़ा बहुत जोक क्रैक कर रहे थे। जी। मगर एक बार डूबाना, एक बार डुबकी लिया ना, उसके बाद उनके बिल्कुल वो तत्व ही बदला हो गया। मैंने मेरे आंखों से देखा कि उनके जो अंदर जो आस्था था वो निकल पड़ा। सो क्या इट बात इज, है। आई एम टेलिंग यू, मुझे तो अभी रोमांचक आ रही है। वो एक दिन की वो एक्सपीरियंस था बिल्कुल संगम में डुबकी लेने का। जी। मैं भी मानती हूँ कि ये 144 इयर्स का नहीं है, 12 इयर्स का बार बार जो आती है वही है कुंभ मेला। ये 144 का गिनती तो योगी जी का ब्रेन चाइल्ड है, मास्टर स्ट्रोक बोलो तो। क्योंकि अभी जी। तो वो बन गया सदियों का पुरुष, सतपुरुष बन गया है वो। बट जी। इसी के वास्ते, ये आमंत्रण के वास्ते जो आमंत्रण दिया गया है पूरा दुनिया के लिए, इंडिया के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए। इतने गोरे लोग थे वहां पे। मैं एक टेंट सिटी में रह रही थी, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ, वो टेंट सिटी, आई एम टेलिंग यू, दिस वाज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि प्रयागराज में इस कुंभ मेला के लिए वो एक्सपेक्टेशन ही थी, प्रिपरेशन ही थी, करोड़ों के लिए, करोड़ों लोग के लिए।
वो प्रिपरेशन बना हुआ था, उससे ज्यादा आगे वो अलग बात है। बट इस एक्सपेक्टेशन के लिए इन्होंने 1 साल के पहले गंगा को रोककर डैम, चेक डैम बना के रोककर वहां रिवर बेड को निकालकर वो रिवर बेड में टेंट सिटी बनाया हुआ है ना जी। विजय पांडे जी, यू कैन कंफर्म दिस। Yeah, गंगा you are right. को गहराई को कम किया, जहां भी आप डुबकी लेंगे वहां Yes. 6 फीट के अंदर अंदर ही होगा गहराई। गंगा माता जी, गंगा जी तो बहुत गहराई है गंगा जी की, मगर यहाँ इसको रोक कर सेफ करके बहुत मैलों मैलों किलोमीटर किलोमीटर मतलब हजारों किलोमीटर को रुक कर वहां वो गंगा तट में टेंट सिटी, एक नया शहर बनाया इस कुंभ मेला के लिए। उस नया शहर अभी 26 शिवरात्रि के बाद गंगा जी को फिर से वहां आने देंगे, तो वो टेंट सिटी का जो जगह है वो सब गंगा में बिल्कुल। डूब जाएगी। ये सब ना, ये रोमांचक चीज है। और ये सारे डिटेल्स, ये सारे खबरें जब हमारे यंगर जनरेशन को पहुंचती है ना, मैं समझती हूँ कि ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला इवेंट मुझे लगता है जब 26 तारीख के बाद जो है ओवरऑल जब सरकार की तरफ से आंकड़े रिलीज होंगे, अलग अलग एजेंसीज जब अपनी रिसर्च पेपर रिलीज करेंगे, तो वो बहुत डिटेल में हमारे सामने आएगा कि कहाँ क्या कितना खर्च हुआ, क्या उससे क्या हासिल हुआ, क्या अचीव हुआ। पर आज तो खैर हम भावनाओं पर और अपनी आंखों देखी पर बात कर रहे हैं, जिनके जो अनुभव है उनके आधार पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कस्तूरी जी ने जिस अंदाज में बयान किया, मुझे लगता है थोड़ा सा जो आम लोगों ने के अलग अलग रिएक्शंस हमारे पास उपलब्ध है, एक ही बात कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी अंत में। वहां जाकर बहुत सारे लोग को बहुत सारे सोच आया हुआ होगा। मुझे तो ऐसा लगा कि ये कुंभ मेला तो जन का, लोग का, सामान्य लोग का कुंभ बन गया। सिर्फ साधु संत मेले का आधार ही जो आम लोग हैं, मेला है ही, मतलब मेले का आधार ही आम जनता है, उन्हीं से मेला होता है और यही मेले की खूबसूरती होती है जी। नहीं, ये बिल्कुल योगी जी सुपरमैन है, ऐसा लगा। चलिए, मैं इस पर राहुल जी से टिप्पणी लूंगी, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आम लोगों की भी बातें सुनाना चाहती हूँ। बस एक बार जरा आम लोगों ने जो वहां पर आयोजन को जिस तरह से देखा और जो विदेश से आए मेहमान थे उन्होंने किस नजर से देखा, एक झलकी उसकी भी आपके लिए यहाँ रख रहे हैं सामने। You know, to your heart, you know, just be happy to live and to be truly in what you do, you know. So I'm no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, you know. ठीक है, बद्री नारायण जी, राहुल जी मैं आ रही हूँ आपके पास। बस मैं एक सवाल बद्री नारायण जी से इस पर जरूर लेना चाहती हूँ। देखिए, जो बातें अभी कस्तूरी जी कह रही थी, मुझे लगता है किसी के भी विचार बदलना, इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी क्रांति कोई और नहीं हो सकती है। तो वो लोग जो मे बी जिनको शायद साल के इस महीने में गोवा जाना था या केरला जाना था या कहीं किसी और अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे जाना था, उन्हें लगा कुंभ में कुछ हो रहा है, चलिए वहां चलते हैं। वो लोग जो इस सोच के साथ भी गए थे, लेकिन डुबकी लगाने के बाद जो कस्तूरी जी ने कहा कि कुछ था जो बदल गया, कुछ था जो परिवर्तित हो गया, कुछ वहीं जलमग्न हो गया और कुछ नया अवतरित हुआ। दिस इज इट। यही वो बात है जिसके लिए आप कुंभ में तपस्या करना चाहें तो तपस्या कर सकते हैं, ध्यान करना चाहें तो ध्यान कर सकते हैं, और कोई कुछ ना करना चाहे, सिर्फ प्योरली ऑब्जर्व भी करेंगे अगर, तो आप भारत को देखेंगे, भारत की परंपराओं को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर 60% जनता ऐसी आती है जो कल्पवासी होते हैं, जो एक तय करके आते हैं 1 महीने नियम योग के साथ रहना है। तो उनमें तो वो परिवर्तन पहले ही हो चुका होता है, जो वो सोच के ही आते हैं कि मिसी के लिए जा रहे हैं। तो उनमें जो एवरीडे लाइफ की लैंग्वेज होती है, जिसमें बहुत सारी जो बातें होती है, वो शायद पहले से ही नियंत्रित, अनुशासित होती है। लेकिन ये सही है कि जो हमारा युवा है और मोस्टली जो अर्बन कॉस्मोपॉलिटन युवा है, कॉर्पोरेट में काम करता है, बहुत आधुनिक है, जब वो अपनी पूरे जीवन शैली के साथ आता है यहाँ पर, तो वो एक तरह के टूरिज्म के भी भाव से आता है, रिलीजियस टूरिज्म जैसा भाव भी उसमें होता है कि भाई चलो एक नए तरह का एंजॉयमेंट, एक नए तरह का अनुभव होगा। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो एक जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसको इस धारा में नहाने से होती है, वो उसके लिए भी एक मेमोरेबल क्षण होता है।
और वो उसको कॉन्स्टेंटली कनेक्ट करता रहेगा अपने संस्कृति से, अपने धर्म से और अपनी आस्था से। और मुझे लगता है कि ये जो आध्यात्मिक सुख है, पूरी आधुनिकता, पूरा दुनिया इस समय किस चीज की खोज में है? जो भविष्य की, पूरी दुनिया की भविष्य का प्रोजेक्ट क्या है? शांति की खोज। हर आदमी जहां भी है, खूब पैसा है, धन है, संपदा है, बट मिसिंग क्या है? शांति। तो वो शांति का जो एहसास जो है वो कुंभ मेले में आपको आकर के होता है और गंगा में नहा करके। सर एक बात पर और जवाब दीजिएगा। सर एक बात पे और, प्रोफेसर साहब एक बात पे और जवाब दीजिएगा, जिसका जिक्र अभी कस्तूरी जी कर रही थी कि देखिए ये इतना इंटरेस्टिंग था इस बार देखना। मुझे ध्यान है कि हमारी भी कॉलोनी से बसेस भरकर गई हैं, लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ट्रिप, जो सोसाइटी के लोग हैं वो मैनेज कर रहे हैं, बसेस हायर की जा रही हैं। उसमें जैसे उन्होंने कहा ना, लेडीज के ग्रुप आए अलग से, मतलब वो लेडीज भी जो शायद अकेले कहीं ट्रैवल नहीं करती हैं, उनके भी 20-20, 25 के, 50-50 के ग्रुप्स बनकर चले हैं, 6-6 बसेस भर के गई हैं एक अकेली लोकेलिटी से। तो ये जिस स्तर पर देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग एरियाज में जिस तरह से हुआ है, ये मतलब जब एक सोसाइटी साथ में आती है किसी आयोजन के लिए, मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा सूचक था। बिल्कुल, ये एक तरह से ये कहते हैं ना कि ये कराया नहीं जाता, हो जाता है। यानी ये हो जाते हैं, लग जाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं और मेले लग जाते हैं। और इसकी प्लानिंग सिर्फ राज्य नहीं करती, इसकी प्लानिंग साधु करते हैं, अखाड़े करते हैं, संत करते हैं। आप समझिए 12 साल से अखाड़ों की अपनी तैयारी चल रही होती है। जैसे ये जाएंगे उसके बाद इनकी तैयारी अगले कुंभ की शुरू हो जाएगी। जो इनके शिष्य हैं, इनके डिसाइपल्स हैं, इनके जो गाँव में क्लस्टर्स हैं, वहां पर अगले कुंभ की तैयारियां शुरू हो जाती। उसमें चंदे, सीधा, खाने के सामान, वो पूरा एक तैयारी का तो ये 12 साल की तैयारी वो करते हैं। तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड बाय सोसाइटी, कम्युनिटी, साधु, संत, अखाड़े और एस्टेट, इसको कहते हैं ना आस्था और व्यवस्था का समन्वय से मेला होता है। तो आस्था भी है और व्यवस्था भी है, और समाज में खुद अब ऑर्गेनाइज करने की चाहत और शक्ति बढ़ी है, जो सेल्फ इनिशिएटिव रहा है। देखिए ये तो हमने समाज किस तरह से उस आयोजन में आया और लोगों ने मिलकर कैसे इस मेले को जीवंत किया, सजीव किया, उस पर बात की। लेकिन राहुल ईश्वर जी, आपसे मैं आप टिप्पणी चाहूंगी उस बात पर जो कुछ देर पहले यहाँ पर कस्तूरी जी ने की कि योगी जी सुपरमैन हैं। अब सवाल तो ये बनता है कि क्या राजनीति के सुपरमैन 2027 के लिए आगे होने वाले हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या घोषित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी कह लूं, विकल्प कह लूं, या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कह लूं, जो अभी नंबर 2 और नंबर 3 में जो द्वंद्व चलता रहता है, तो क्या वो होने वाला है? ये आयोजन योगी आदित्यनाथ के नाम पर वो मोहर लगा रहा है क्या? या इसमें 2 सबमिशंस है। वन, जब हम इंडिपेंडेंस मिला था, ऐसा एक पब्लिक पॉलिसी हुआ करता था कि रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी या कल्चर, इसमें हम टच नहीं कर सकते। अगर हम सेकुलर है तो हम इस चीज को नहीं देख सकते। इसी तरह का एक नेहरूवियन सेकुलरिज्म का पब्लिक पॉलिसी एंगल था हमारे देश में। मगर हम अभी एक प्लूरलिज्म का लाइन, सबका साथ सबका विकास का लाइन जो हम ले रहे हैं, गांधीयन सेकुलरिज्म या गांधीयन प्लूरलिज्म के लाइन ले रहे हैं, जहां हम अपने धर्म से, अपने कम्युनिटी से, हमारे कल्चर से बहुत प्रभावित है। और जैसे कस्तूरी जी ने कह रहा था कि हमें ये ब्रांड कर देना चाहिए, हमें हमारा कल्चर को ब्रांड कर देना चाहिए। अगर हम हमारे कल्चर को ब्रांड नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉजिटिवली ब्रांड, नॉट एक्सैजरेट बट पॉजिटिवली ब्रांड, पॉजिटिवली हाईलाइट हमारा कल्चर, वो चाहे योग हो, जो कल्चर हो, संस्कृत हो, तमिल हो, कुंभ मेला हो, शबरीमला हो, तिरुपति हो, हमें इसे प्रमोट कर देना चाहिए, एनहेंस कर देना चाहिए। अमेरिका को देखो, इंग्लैंड को देखो, वो उसके कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और योगी जी का एक सिग्निफिकेंस है कि योगी जी एक स्पिरिचुअल पर्सन है। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो राजनीति में है, प्लेटो जब कहते हैं कि फिलोसोफर किंग, जो ना आइडियल स्टेट्समैन कहते हैं कि फिलोसोफर किंग, जो फिलोसोफर भी है और लीडर भी है, ऐसा एक फिलोसोफर किंग, एक प्राइम मिनिस्टर जो भगवा पहनते हैं, इसी तरह का डिजायर कई सारे लोगों को है। तो हम वी शुड बी रेस्पेक्टिंग दैट। इफ ए स्पिरिचुअल पर्सन कैन लीड इंडिया, that would be absolutely great for India, because all our great sadhus and sants have been very active in social life. तो इसीलिए शायद मोदी जी के बाद एक भगवा पहनने वाला प्रधानमंत्री शायद आ जाएगा। मतलब बीजेपी के सुपरमैन होने वाले हैं मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद अमित शाह जी भी है। अमित शाह जी बहुत सीनियर है। अमित शाह जी नहीं, मोदी जी की इमीडिएट बात कहा मैंने। बच रहे हैं आप कहने से।
कई सारे लीडर्स हैं, मगर योगी जी का पोटेंशियल और पैन इंडिया क्या राहुल जी, आप तो क्लियर कट बोलने के लिए जाने जाते हैं, बड़ा खुलकर बोलने के लिए जाते हैं, आप क्या डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं? मैं केरला से हूँ, मगर केरला से भी कई सारे योगी जी के फैन हैं, और अगर मोदी जी के बाद किसी को इतना सारा फैन बेस है वो योगी जी को है। चलिए, अब देखिए, आज की चर्चा में कम से कम जो बिग पॉइंट्स है, जो हम टेकअवेज की बात कह रहे थे, उसमें अलग अलग पहलुओं के हिसाब से ओवरऑल जो एक पिक्चर उभर रही है, वो सार उसका यही है कि कुंभ में लोग अपना बहुत कुछ पीछे छोड़कर आते हैं, कुछ नया हासिल करने के लिए भी, कुछ नए विचार और आध्यात्मिक शक्ति लेने के लिए भी। लेकिन यहाँ से जब कुछ बदलेगा बेहतरी के लिए, मानवता के लिए, आपके जीवन के लिए और देश और समाज के रूप में, तो वो कुंभ की सबसे बड़ी कामयाबी है, और लोग ये भावना लेकर वहां से निकले हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।